हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज हम आपको मैथ का जो सेशन था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। जो HP JBT टैट आपका 2021 9/7/2021 को जो आपका HP JBT टैट हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको बड़े ही आसान तरीके से आज हम करवाने वाले हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का फायदा है कि बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैथ के बहुत से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो इस बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है टैट से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी क्लासेस लेकर आते रहते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आया था, 91 से शुरू थे। तो आज हमारा 91 से हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। वह संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आपको ऑप्शन दिया था, ऐसी संख्या बतानी थी जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ऑप्शन ए था 2, बी था 1, सी था 4 और डी था 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक सभी को भाग कर देता है, सभी से भाग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपने बताना था, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जब हम दोनों की गुणा करें तो उसका आंसर जो है 1 आए, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना x है जो वो -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, प्रतिलोम है, ठीक है। तो अब x की हम गुणा करेंगे किसके साथ? -8/9 के साथ, ठीक है। हमारा गुणनफल कितना आना चाहिए? 1, तभी वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब x तो हमें कुछ माना है, तो हम x ये गुणा में है, इधर इसके x के गुणा में है, इधर आकर ये इसके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इधर गुणा में था, इधर 8/9 आकर भाग में हो जाएगा, यानी कि -8/9, ठीक है। और ये 9 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 9/-8। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी, 9/-8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणात्मक प्रतिलोम आपका होता है 1। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर टाइप में आपके जो है रिपीट होते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, रोमन पंक्ति में 50 को क्या लिखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एल जो है ये किसके इक्वल होता है? 50। रोमन पंक्ति में ऐसे लिखते हैं 50 को, तो सी करेक्ट आंसर इसका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, 3897 को 355 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आपने सीधी गुणा करनी है, ठीक है। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 138, 34, 35, ठीक है। गुणा सीधी गुणा ही करनी थी, गुणा तो सभी को करनी आती ही होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो आसान ही है, चलिए करते हैं हम। यदि किसी संपत्ति के 7/8 भाग व 3/8 भाग में अंतर 112 है, ठीक है, तो आपने वो संपत्ति बतानी है। इसके दो तरीके, आप ऑप्शन को भी उठा के कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ऑप्शन होते हैं वो मोस्टली बी और सी में से ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपने, यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो आपने ऑप्शन के हिसाब से करना पड़े
तो आप बी या सी ऑप्शन को सबसे पहले चूज कीजिए, पहले बी को फिर सी को, वहीं से लगभग 95% आपका आंसर आ जाएगा। ए और डी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक मैं आपको ऑप्शन वाले तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा इसको मैं जो इसका तरीका है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मान लिया कि वो संख्या क्या थी, वो संपत्ति क्या थी, एक्स, ठीक है। माना जो संपत्ति हमारी वो क्या है, एक्स, एक्स संपत्ति है, ठीक है। अब क्या बोला गया, एक्स का 7/8 यानी कि एक्स गुणा 7/8 माइनस, अंतर बोला है तो इसका मतलब आएगा माइनस, यानी कि आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। संपत्ति वही है एक्स गुणा 3/8 यानी कि एक्स का 7/8 यानी कि हमने उस संपत्ति को एक्स मान लिया, उसका 7/8 माइनस उसका 3/8, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 112, ठीक है। एक्स किसके साथ गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 7x/8 माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 112, ठीक है। देखो इनका जो है बेस नीचे वाला जो हर समान है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है। 7 8 एकम 8, एक के ऊपर गुणा करोगे 7x, 8 एकम 8, इसकी एक के ऊपर गुणा करोगे माइनस 3x इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो 7x में से 3x गया, आपके पास कितना बच गया, 4x, ठीक है। कितना बच गया भाई, 4x/8 इज इक्वल टू 112, ठीक है। इसको कट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ, हमारे पास बचा है x/2, मैंने यहाँ इसको कट आउट कर दिया था 4x यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट आउट हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास बच गया ऊपर x नीचे 2 इज इक्वल टू 112, ठीक है। 2 इधर भाग में है, x के बटे में तो मतलब भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 112 गुणा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 224। वो संख्या क्या थी, वो संपत्ति क्या थी, 224, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन वाले तरीके से करते हैं। मैंने इसका ऑप्शन बी को उठा लिया सबसे पहले, ठीक है। बी ई सी में से देखना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो भी ऑप्शन के तरीके से करना पड़े तो बी और सी के हिसाब से देखना। तो मैंने बी उठा लिया, ठीक है। 224 का पहले करो आप कितना, 3/8, ठीक है। 3/8 भाग बोला है तो ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, बच गया 6 और 8 64, 28 की और 3 की जब आप गुणा करोगे तो कितना आ गया, 84, 8 या 24, बच गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। अब निकालना है 224 का, अब निकालना है अपने 224 का 7/8, ठीक है। सॉरी 4 नहीं आएगा नीचे, 224 का 7/8, जब इसको आप कट करोगे वही 28 आ गया, इसकी गुणा करोगे तो 196 आ गया, 7 56, बच गया 5, 7 दूनी 14, 5 19, ठीक है। अब 196 में से आप 84 घटाओ तो उसका अंतर कितना आ गया, 112। 196 में से जब 84 घटाओगे, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 19 में से 8 गया तो बच गया 11, यानी कि 8 में 9 में से 8 गया 1 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाना था, 224, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, नहीं समझ आए तो दोबारा से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना था, जोड़ना था। 8.014 को प्लस 7.7 प्लस 14.05 को आपने जोड़ना था। तो मैंने इसको, आपने एक बात का ध्यान रखना, जोड़ते टाइम दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे 8.014 मैंने लिख लिया तो ये 7.7 था, 7 इधर आ गया पॉइंट, फिर 7 इसके पीछे आप सोल्व करने के लिए 2 जीरो लगा लो तो आपने लिख लिया, जोड़ना है। फिर 4 का 4, 5 और 1 6, 7 का 7, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 7 15 यानी कि 15 और 4, 5 और 4 9, और ये आ गया आपका 1 और 1 2, 29.764। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। आपसे बोला गया 40 घंटे 7 मिनट में से 38 घंटे 9 मिनट को घटाइए, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इधर घंटे, इधर लिख लेता हूँ मैं मिनट, ठीक है। कितने घंटे हैं, 40 घंटे हैं, मिनट कितनी है 7, ठीक है। और नीचे है 38 घंटे हैं, मिनट कितनी है 9, ठीक है। अब आपने घटाना है, ठीक है। तो देखो इधर 7 मिनट है, इधर 9 मिनट है,
तो 7 में से 9 तो घट नहीं सकता, हमने कैरी लेना पड़ेगा। इधर से हमने कैरी ले लिया तो इधर 10 हो गया, 107 नहीं होगा। 40 घंटे में से मैंने 1 घंटा इधर कैरी कर लिया, ठीक है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो मैंने 40 में से 1 घंटा इधर जो है कैरी कर लिया, यानी कि 60 मिनट मैंने इधर ले ली। तो इधर कितनी बच गया फिर? 48 घंटे बच, नहीं सॉरी 39 घंटे बच गया। देखो 40 में से मैंने 40 घंटे में से 1 घंटा इधर ले लिया और घंटे की मिनट बना लिया, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो 60 मिनट मैंने इधर ले ली, तो इधर कितने बच गए? 39, यानी कि 39। यहाँ पर बच गए 39 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर 60 मिनट ये होगी जो हमने कैरी ली है, 7 मिनट 7 में 7 मिनट ये थी, तो यहाँ पर कितनी होगी टोटल? 67, ठीक है। 67 मिनट होगी। इसमें से आपने क्या घटाना है? 9 मिनट घटानी है, ठीक है। घटाओ, ये इधर एक कैरी ले लिया तो कितना हो गया? 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। और इधर 39 घंटे में से 38 घंटे गए, 1 घंटा बच गया। 1 घंटा 58 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 98वां क्वेश्चन नंबर है आपका। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 192 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा का माप बताइए। अब मैंने समबाहु त्रिभुज पहले ही बना दिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं उसकी समान मिलेगी, ठीक है। तीनों कोण उसके समान मिलेंगे, ठीक है। उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है माप भी 180 डिग्री ही होता है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोण आपको बराबर मिलेंगे, यानी कि 60 60 के। ये होगी इसकी भुजाएं। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको भी ए, इसको भी ए मान लिया। त्रिभुज था ABC, ठीक है। तो भुजाएं भी इसकी इक्वल मिलेंगी, यानी कि सभी भुजाएं समान होगी, सभी एंगल सभी कोण समान होंगे, तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज बोलते किसे हैं? जो बंद आकृति होगी, 3 बिंदुओं से जो एक बंद आकृति बनेगी, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया। अब पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है क्या है? मान लिया मैं यहां से चला, ए पॉइंट से यहां तक आया, यानी कि यहां से हमने कोई धागा लिया, हम पहले यहां आए, फिर यहां आए, बी से सी आए, फिर सी से ए चले गए, फिर उसकी टोटल लंबाई हम मापेंगे, वो उसका परिमाप होगा। यानी कि ए से चलकर बी पर आए, बी से चलकर सी पर, सी से चलकर ए पर, यानी कि यहां से यहां तक इसकी लंबाई ए है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई ए, और यहां से यहां तक इसकी लंबाई ए है, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 3a। तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़ ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। तो 3a मतलब ए से विपर्य यहाँ भुजा से है, ठीक है। वो कितना दिया आपको? 192 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं। 3 इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, 192/3 भाग दे दीजिए। 3 छिक्का 18 बच गया 1, 3 चौके 12, यानी कि एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी? 64 सेंटीमीटर की। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ये भी 64 की, ये भी 64 की, और ये भी 64 की, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञात संख्या बताइए, मतलब जो लुप्त संख्या वो आपने बतानी है। तो यहां से आपको एक बात का अंदाजा हो गया होगा कि 8 कैसे आया, फिर 64। डिफरेंस तो हम इसमें ले नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इतना डिफरेंस हम नहीं होगा इसके अंदर। तो दूसरा हमें ध्यान आया कि इसके अंदर स्क्वायर भी नहीं है। तीसरा हमें ध्यान आया कि इसके अंदर क्यूब है, यानी कि 2 का क्यूब जब मैं करता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, तो किसके इक्वल आता है? 8। उसके बाद है 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो किसके इक्वल आता है? 64, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6, वो 216 के इक्वल आता है। उसके बाद देखो 2 4 6, 6 के बाद क्या आएगा? 8, यानी कि सम संख्याएं चली हुई है।
2 4 6 8, 8 का क्यूब करूंगा मैं 8 गुणा 8 गुणा 8 तो 512 आएगा। उसके बाद आगे 10 का क्यूब किया गया है, 10 गुणा 10 गुणा 10, क्यूब का मतलब है 3 बार गुणा उसी संख्या की तो 1000 आ गया। ठीक है, तो लुप्त संख्या पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है 512। तो यहाँ पर जो आएगा वो 512 आएगा, यानी कि 8 का क्यूब। समझ में आ गया होगा, पहले 2 का क्यूब किया गया है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। 8 वाला क्यूब इसके अंदर से लुप्त है, जो 512 होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है 5/6 प्लस 6/5 का अपने मान बताना है। ठीक है, यानी कि जोड़ करना है 5/6 6/5। ठीक है, ऐसे मत जोड़ के लिख देना 11/11, तो ये गलत है भाई, ऐसा करना नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमने पहले क्या करना पड़ता है, हर को समान करना पड़ता है, अंश तभी जुड़ते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर 6 होता तो फिर सीधे जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी 5 की जगह 6 होता तो 6 और 5 11/6 लिख सकते थे। तो इनको समान करने के लिए, जोड़ने के लिए, गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइनस और प्लस में ही होता है। तो 5/6 प्लस 6/5। ठीक है, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा। इन दोनों का एलसीएम आप कैसे लोगे, 6 और 5 का, तो 2 पे गया 3 5, बस फिर कुछ नहीं है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 6 पंजे 30। एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, 30। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, जो ये हर होता है नीचे वाला, इसको आपने, ये जो 6 को आपने 30 को भाग देना किससे, 6 से, तो 6 पंजे 30 आएगा 5, यानी कि 6 को 30 को भाग दे दिया आपने 6 से, तो 5 आ गया, 6 पंजे 30 होते हैं। इस 5 की गुणा फिर ऊपर वाले के साथ होगी, 5 की 5 के साथ गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें करना है, 5 30 को भाग देना किससे, 5 से, 30 को 5 से भाग दिया तो मैंने आया 6, ये 6 की ऊपर वाले के साथ गुणा, यानी कि 30 को भाग देना पड़ेगा आपको किससे, 5 से, नीचे वाले से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसके ऊपर वाले के साथ गुणा, 6 आया तो 6 की 6 के साथ गुणा 36। ठीक है, 25 अब जुड़ जाएगा, ये 30 एसटीज आ जाएगा नीचे, 25 और 36 को जब जोड़ोगे तो 61, 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 1 6, 61/30 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो अंडर रूट 4096 प्लस अंडर रूट 1296 आपको दिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि वैल्यू रूट के अंदर रूट है, तो पहले हम अंदर वाले रूट को ओपन करेंगे, इन दोनों को, फिर जोड़ के फिर ऊपर वाले रूट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये होता है 4096 जो है ये होता है 64 का रूट। ठीक है, और 1296 होता है, ये होता है 36 का रूट। ठीक है, इनके ऊपर भी क्या है, एक और रूट है। ठीक है, 64 और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100, यानी कि 100 के ऊपर भी रूट है, और रूट का मतलब होता है कि ये स्क्वायर के अंदर है, किसका स्क्वायर करने पर 100 आएगा, 10 का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर अपॉन उसके रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 101 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने रूट को खोला, 4096 64 का रूट होता है और 1296 36 का होता है, फिर हमने दोनों को ऐड किया, रूट कैंसिल कर दिया, तो 10 आंसर हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। 102 में क्या दिया है, आपको मूलधन दिया है 12,600 रुपये, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से आपने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसको हम बड़े ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मैंने बोला था कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है आपने उसको परसेंटेज से करना है, वो बड़े ही आसान तरीके से सोल्व हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज आपको कितना दिया है, 10%। ठीक है, तो 10% का नाम का आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, तो 10 से कम 10 दाएं 100, यानी कि 1/10 आ गया। यानी कि यदि ये हमारा होता है मूलधन जिसे हम मानते हैं रियल में, ठीक है, तो 10 रुपये हमारे अनुसार मूलधन है, उस पर जब 10% ब्याज लगेगा
जो रेट होगी, दर होगी 10% होगी, तो ब्याज 1 रुपया निकलेगा 10 रुपये पर, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि फर्स्ट पहले साल के लिए 10 रुपये हमारा क्या था, मूलधन था। बाद में मिलेगा हमें क्या, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो 10 प्लस 1, 10 में ही इसको ऐड कर देंगे यानी कि 11। सेम सेकंड साल के लिए, दूसरे ईयर के लिए 10 और 11, ठीक है। फिर हमने क्या कर देना, देखो हमारे अनुसार मूलधन 10 रुपये निकल गया जब हमने प्रतिशत को खोला, 10/100, 1/10 आ गया खोलने पर, ठीक है। हमारे अनुसार मूलधन है 10 रुपये, ठीक है। और उस पर ब्याज कितना लग गया है, 10% के हिसाब से 1 रुपया। तो टोटल हमें कितने मिलेंगे साल के अंत में, 11 रुपये। 10 और 1 11, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, पहले 10 रुपये था, फिर उसको 11 मिले सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। ऐसे ही दूसरे साल में 10 और 11। आपने क्या करना है, इन दोनों की गुणा इधर कर देनी है, इन दोनों की गुणा इधर कर देनी है। तो 10 की गुणा होगी 100, 11 की गुणा होगी 121, ठीक है। यानी कि यदि हम 100 रुपये किसी को देते हैं 10% ब्याज की दर से, और बाद में हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें टोटल मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन 121 रुपये 2 साल के बाद, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर 100 से 121 हो गया, यानी कि 21। यही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 21। लेकिन हमारा मूलधन 21 कब आया, जब मूलधन 100 रुपये था। उसने मूलधन कितना दिया है, 12,600। ये इसका कितने गुणा है, 126 गुणा है। तो 121 को भी हमने किससे गुणा कर देनी है, 126 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 2646, ठीक है। यदि हमसे मिश्रधन पूछा जाए कि साल के 2 साल के अंत में कितने रुपए मिलेंगे, तब हमने इसको भी 126 से गुणा कर देनी है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया सी। हमसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। इसमें आपको दिया गया 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपको दे दिया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। तो ऐसे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 2x गुणा में 5, एज टी जी ब्रैकेट के अंदर है, एज टी जी इसको लगा लो ब्रैकेट के अंदर। सेम 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान रखना माइनस 2x और 5, 2 इंटू 2x और 5, ठीक है। 2x इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20, 20x, यहाँ पर माइनस है, फिर इसको ब्रैकेट में रखो, सेम इसको खोलोगे 4x स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से आ जाएगा माइनस है तो इसके आगे माइनस 20x, ठीक है। जब आप इनको इधर ले आओगे यानी कि इसको खोल दोगे 25 प्लस 20x, ये पूरा अंदर माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20x, ठीक है। ये 25 माइनस का, ये 25 प्लस का कैंसिल, ये 4x स्क्वायर प्लस का है, 4x स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल, 20 प्लस का x है, 20 प्लस का x है, उत्तर आ गया आपका 40x। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में 40x जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रुपए 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपए 714 में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत आपने बताना है, ठीक है। अंकित मूल्य आपको कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है आपको 840 रुपये, ठीक है। MRP जिसको बोलते हैं हम, बेची कितने में है वो 714 रुपये में, ठीक है। आपने बताना क्या, बट्टा और बट्टा प्रतिशत आपने बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए 840 की कोई चीज थी, 714 रुपये में उसको बेच दिया, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2,
और 8 में 7 गया 1, यानी कि 126 रुपये कम बेची। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधा अनुमान भी लगा सकते हैं, 126 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सीधा डी को लगाओ और निकल जाओ, क्योंकि आपको इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे निकालना है बट्टा प्रतिशत। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 126। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही रहेगा, जैसे लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट भी अंकित मूल्य पर ही हुआ है। तो इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, जितने रुपए उसका अंकित मूल्य था, डिवाइड में वो कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर देते हैं गुणा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटेगी, पहले इसको काट लीजिए 2 पर, ये हो गया 63 दूनी 126, तो 21 दूनी 42, 21 दिया 63, फिर 2 पंजे 10, ऊपर बचा 3 और 5, 3 गुणा 5, यानी कि 15% उस पर डिस्काउंट दिया गया। 126 रुपये वो कम में बेची गई। ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी, 126 रुपये कम में बेची गई, 15% उस पर डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, बस अंकित मूल्य पर ही होगा, जैसे क्रय मूल्य पर ही होते हैं लाभ हानि, तो ऐसे ही डिस्काउंट भी अंकित मूल्य पर ही होगा, बट्टा भी अंकित मूल्य पर भी होगा। ठीक है, तो 840 की वो उस पर एमआरपी दिया था, अंकित मूल्य दिया था, और 714 की बेच दी, तो कितने रुपए कम में बेची, 126 में घटा देंगे, और 126 बटे अंकित मूल्य गुणा में 100, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है कि किसका मान अधिकतम है, अधिक मान किसका है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो बड़ी दूर है, इसका जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.001। ठीक है, 3 के बाद 10 लग जाएगा, जब इसका निकालोगे तो आप आ जाएगा 001। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस पर। ठीक है, तो ये आ गया 1/10 प्लस इसका 10 जब मैं खत्म करूंगा तो ये भी 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हर समान है, तो ये हो गया 2/10, यानी कि 1/5, और 1/5 किसके इक्वल होता है, 0.2 के, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, 105 का डी। ठीक है, 104 का डी था, 105 का हो गया आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। आपने बताना है परिसर, परिसर को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, मैक्स वैल्यू, यानी कि अधिकतम वैल्यू माइनस निम्नतम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से आपने इसको घटाना है। इसके अंदर देख लीजिए अधिकतम वैल्यू कितनी है, 21, और सबसे कम कौन सा है, 4। जब आप इसको 21 में से 4 घटाओगे तो इसका परिसर 17 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, तो 106 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5/3 भाग है। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब आयत को हम देख लेते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, मान लिया हमने x ही मान लेते हैं। ठीक है, एक है 5/3 x। ठीक है, जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप हमें दिया है कितना, 80 मीटर। ठीक है, तो परिमाप से लेकर हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई = 80। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो आई है हमारी वो कितनी आई है, 80/2, यानी कि 40। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या बोला था, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5/3 भाग है। 5/3 भाग है भाई, तो देख लीजिए लंबाई कितनी है, 5x/3, इतना ही है, यानी कि x की गुणा इधर हो जाएगी, प्लस चौड़ाई मानी थी हमने x, चौड़ाई x मानी थी, तो लंबाई उसका 5/3 भाग है। ठीक है, तो ये बराबर किसके है भाई, 40 के। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा इधर से 3, तो 3 को 3 से भाग देंगे, 1 इसके ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी कि 5x प्लस 1 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा 3x, और ये जो 3 है ये 40 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से आया कितना,
इधर से लिख रहा हूं मैं 5 और 3 8x इज इक्वल टू, ये 3 की इधर आकर गुणा हो जाएगी 120। ठीक है, तो x कितना आ गया 120 बटे 8, 15 8 120 होते हैं। ठीक है, तो x आ गया हमारा 15, x यानी कि ये हमारी 15 आ गई। तो 5 बटे 3 गुणा x कितना है 15, तो 5 दिए सॉरी 3 पंजे 15, तो 5 की गुणा करोगे 25। ठीक है, थोड़ा इधर देख लीजिए, आपकी लंबाई कितनी आ गई 25, चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 15। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 25 गुणा 15, और 25 की और 15 की जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 375 मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 107 का। ठीक है, 107 का हो गया आपका सी। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। इसको हम बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, इसकी वीडियो मैंने ऐसे क्वेश्चन की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। यदि आपने नहीं देखी तो आप विजिट कर टाइम एंड वर्क की क्लास हमारी देख सकते हैं। 3 से 4 क्लास मैंने डाली हैं अलग अलग टाइप की, उनमें से एक टाइप ये भी है। ठीक है, तो देख लीजिए 10 आदमी या 12 औरतें, या तो 10 मैन या फिर 12 वोमेन। ठीक है, किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। कोई काम लगा लिया हमने, ये 10 दिनों में वो करते हैं। ठीक है, 10 दिन वर्क करते हैं, यानी कि ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये भी करे तो भी काम उतना ही होगा, 12 वोमेन करें तब भी काम उतना ही होगा। ठीक है, तो इधर से कट कर लीजिए आप, तो ये 5 ये 6। ठीक है, यानी कि काम तो कट ही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मैन इज इक्वल टू किसके आए 6 वुमेन, यानी कि यदि 5 आदमी हैं वो कितनी औरतों के बराबर हैं 6 औरतों के बराबर हैं। 5 आदमी जो है काम करने में वो 6 औरतों के बराबर है। ठीक है, काम चाहे आदमी करे चाहे करे औरत, काम करना है बराबर, या लिखा है ना या। ठीक है, तो काम यानी कि काम, कुल काम कितना होगा यहाँ पर, कुल काम मान लिया वो सारे का सारा काम कौन करते हैं, आदमी करते हैं, यानी कि 10 आदमी हैं और काम कितना करते हैं 10 दिन काम करते हैं, तो कुल काम कितना होगा वो 100। कुल काम कितना होगा, यानी कि 10 आदमी हैं 10 दिन तक काम करेंगे तो 10 गुणा 10 100 काम हो गया। ठीक है, 12 औरत है वो भी काम करेंगी तो काम वो भी 100 ही करेंगी। ठीक है, क्योंकि 10 जो आदमी हैं वो 12 औरतों के बराबर हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अब क्या संख्या घटा दी, यानी कि 5 मैन और 6 औरतें, अब और हो गया, यानी कि 5 मैन प्लस 6 वोमेन, काम आपको करना है 100 ही। ठीक है, तो अब देख लीजिए, या तो इन पूरे का जो है आप आदमी को, पूरी की पूरी टर्म को आदमी के अंदर बना लो, या पूरी की पूरी टर्म को औरतों के अंदर बना लो। तो हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी टर्म को क्या बना लेते हैं, औरतों के अंदर बना लेते हैं, नहीं आदमी के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, तो 5 मैन किसके इक्वल हैं भाई 6 वोमेन के। ठीक है, तो हम इसको जो है आदमी के अंदर बना लेंगे पूरी टर्म को। ठीक है, तो 5 मैन 5 आदमी थे प्लस 6 वोमेन, तो 6 वोमेन कितने आदमियों के इक्वल है 5 आदमियों के इक्वल है, इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया 10 m इज इक्वल टू 100। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 100 बटे 10, यानी कि 10 दिन में आपका काम जो है समाप्त हो जाएगा। 108 का बी आ गया। ठीक है, तो वैसे बेसिकली क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने से भी आप इसको कर सकते हैं, इतना ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि 10 आदमी 12 औरतों के इक्वल हैं, तो 5 आदमी और 6 औरतें, यानी कि पूरी टर्म को आदमी में चेंज कर लो या फिर पूरी टर्म को औरतों में चेंज कर लो। औरतों में करोगे तो 12 गुणा 10, फिर आपको काम लेना पड़ेगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर 5 6 वोमेन 5 आदमियों के इक्वल है, 6 प्लस 6 12, 12 बटे 120 सॉरी 120 बटे 12, तब भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया था 25%, यानी कि 25% को जब आप खोलोगे तो प्रतिशत का नाम का नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब होता है का गुणा, यानी कि गुणा 50% 50 बटे 100, 100% 100 बटे 100, और इसके डिवाइड में क्या दिया आपको 25 गुणा 50। ठीक है, कट कर लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये तो एक पे ही कट गया। ठीक है, तो यहाँ से है आपका 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/2,
ठीक है। ये गुणा 1 डिवाइड में 25 गुणा 50, तो 4 दूनी 8 ही नीचे आ जाएगा 8 भी, यानी कि 8 गुणा 25 गुणा 50, ऊपर तो सिर्फ 1 ही बचा है, तो ये कितना हो गया 1/25 अट्ठे 200। जब आप इसकी गुणा करोगे तो 4 जीरो लग जाएंगी 50 के साथ। अब चेंज करना है प्रतिशत में, क्योंकि पूरे के पूरे ऑप्शन आपके प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आ गया आपका 1/100, और 1/100 किसके इक्वल होता है 0.01%। तो आपका सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 0.01%। दशमलव का नाम का 1 और उसके बाद जितने भी अंक है 0, तो 0.01%। सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर बार हर टाइप में आता है, नेक्स्ट में भी आएगा, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैंने इसको कम से कम 4 से 5 बार करवा चुका हूं मैं इसको, तो चलिए आज फिर करते हैं दोबारा से। बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। मैंने आपको बोला है कि जो प्रतिशत के क्वेश्चन है उनको प्रतिशत से यदि आप सोल्व करते हैं वही उसकी शॉर्ट ट्रिक है, और आपका 100% आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो क्या बोला है, यदि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक है तो जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने बोला था जो प्रतिशत का क्वेश्चन है प्रतिशत से ही करेंगे, यानी 25% आपको दिया है, तो हम इसको खोलते हैं। 25% का नाम का नीचे आ जाता है 100। जब किसी के साथ प्रतिशत लगा उसको खोलने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। जब किसी के साथ प्रतिशत लगाना तो उसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। नीचे वाली हमेशा रियल होती है, वो रियल कैसे होती है, हमारे अनुसार रियल होती है वो, ठीक है। यानी कि हमारे अनुसार यदि 4 है, 4 का 25% में लेके आता हूं तो वो कितना होगा 1, यानी कि 4 का 25% यानी कि 1 हिस्सा हो गया, कितना हो गया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। यदि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक है, अधिक की बात हो रही है तो ज्यादा, यानी कि तो नीचे वाले स्वाभाविक है, किसकी आय होगी, यदि प्रेम की आय जय की आय से, तो नीचे वाले की बात हो रही है तो ये जय की आय होगी, ठीक है। यहां पर जय हो गया, जय की आय कितनी हुई 4, और प्रेम की उससे कितनी है 25% अधिक है, 4 का 25% हो गया 1, यानी कि 5, तो प्रेम की कितनी होगी 5। हमारे अनुसार जय की जो आय है वो 4 रुपए है, और प्रेम की उससे 25% अधिक है, यानी कि 5 रुपए है, ठीक है। दोनों में अंतर कितना है 1 का अंतर है, ठीक है। तो अब हमने किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, किसकी अधिक है। प्रतिशत में निकालने के लिए हम करते क्या है, प्रतिशत में निकालने के लिए करते क्या, जितनी कम है 1 कम है, इन दोनों का अंतर लिख लेते हैं ऊपर। अब देखो ध्यान से करना क्या है। तो आगे दिया है जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब नीचे वाला कौन सा लेना है, जिसके साथ से लगा होगा, ठीक है। प्रेम की आय से, यानी कि नीचे किसकी आय आ जाएगी प्रेम की। प्रेम की आय कितनी है 5, इंटू में प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और वैसे भी यदि ऐसा आया वाला क्वेश्चन आता है तो 25% दिया है, कम पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आ जाएगा 20%, सीधा बिल्कुल 100% ठीक होगा। 25% अधिक दिया है, कम पूछ लिया तो 20% आएगा उसका 100% आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि हमने क्या लिया 25% का क्वेश्चन है, प्रतिशत से हमने उसको सोल्व किया, तो ये हमारे अनुसार रियल होगा, ठीक है। तो नीचे वाली जो कम किसकी है जय की है, यानी कि जय की 4 रुपए है, 4 का 25% 1 हो गया, तो प्रेम की 5 हो गई, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है 1। अब अंतर के हिसाब से ही निकालते हैं 1। नीचे किसकी लेनी है, जय की नहीं लेनी है, प्रेम की, क्योंकि बात किसकी है प्रेम की। प्रेम की आय से लास्ट वाले साथ, जिसके साथ से लगा होगा जिस भी लाइन के साथ, वो नीचे लेना है, यानी कि प्रेम की आय से, तो प्रेम की आय आपको नीचे लेनी पड़ेगी 5, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने जरूर दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिले। तो मैथ के प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि बहुत से क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, हर बार होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, और वो आपको बड़ा ही बेनिफिट देते हैं। तो उनको ही हम आसान तरीके से करवाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से।
आप जल्दी से सॉल्व कर दोगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देख लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है पूरे की, साथ में एडिशन करनी है। तो जब नीचे जो है हर समान हो जाएगा तो ये सभी जुड़ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 की 5 के साथ गुणा करूँगा 55, 55 तो हरा मेरा बिल्कुल समान आ जाएगा। तो 11 की यानी कि इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 पंजे 55। 13 की और 14 की करूँगा तो ये आएगा -182, ठीक है। इधर 13 की और 7 की गुणा करूँगा तो ये 91 आएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान है 7 के आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 से 91, इसके नीचे भी 55, ठीक है। जब मैं इधर -13 की और 34 की गुणा करता हूँ, आपने इसको सरल करना है, गुना करता हूँ तब भी मेरा क्या आएगा, माइनस क्या आएगा 442, ठीक है, नीचे 55, ठीक है। तो इन सभी का जो है हर जो है समान है, तो ये सभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, घट सकते हैं, सभी माइनस के हैं। तो ये सभी ऐड सभी को कर लेंगे, जोड़ लेंगे और आगे निशान किसका आएगा, माइनस का। तो जब मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो इनका जोड़ आएगा 715, आगे माइनस के हैं सभी तो माइनस का निशान लग जाएगा, डिवाइड अपॉन 55। जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो 13 आ जाएगा माइनस की। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, देख के डरना नहीं है, बस इनको जो है आपने मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा करेक्ट -13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 112। एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को दोबारा मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखो तार की लंबाई सेम रहेगी, चाहे उसका वर्ग बनाए चाहे उसका हम वृत्त बनाए, ठीक है, उसका परिमाप सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले तार को मोड़ के क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, ठीक है, वर्ग बना दिया। उसकी भुजा दे दी आपको 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ठीक है। फिर इसको मोड़ के एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इसका पूछा है रेडियस, इसकी त्रिज्या पूछी गई आपसे, ठीक है। तो देख लीजिए वर्ग का जो है परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4a, ठीक है। ए यदि ए भुजा मान लिया हमने, ठीक है। 22 को जोड़ दूंगा, 22 को 22 को 22 को, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप, ठीक है, समझ गए। अब हमने क्या निकालना है, रेडियस। तो इसके लिए हमने क्या लेनी पड़ेगी, वृत्त की परिधि लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये लेनी पड़ेगी पूरी। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr, ठीक है। तो 2πr को मैं इसके इक्वल रख लूँगा क्योंकि तार वही थी, इसी को मोड़कर ही हमें क्या बनाया है, वृत्त बना दिया, ठीक है। तो इसके बराबर में किसको रख लूँगा, 88 को, ठीक है। तो देख लीजिए 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 88। तो r इधर रह जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, ठीक है। नीचे आ जाएगा 22 इंटू में 7 चला जाएगा ऊपर, 22 चौका 88 होता है, तो सॉरी 22 दूनी 44, साथ में 2 भी आएगा, तो 2 से 2 दूनी 4, तो इसकी जो है वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। दोबारा से, तो वृत्त बनाया था पहले, उसकी एक भुजा कितनी थी, 22 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त का परिमाप ले लेंगे, यानी कि चारों भुजाओं का जोड़ ले लेंगे, सॉरी वृत्त नहीं वर्ग, वर्ग का परिमाप ले लेंगे, चारों भुजाओं का हम जोड़ ले लेंगे, इसका भी जोड़, इसका भी, इसका। तो तब मैंने जोड़ा तो 88 आ गया, ठीक है। या सीधा फॉर्मूला आता है 4a, ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं का योग। तो अब हमने निकालनी है इसकी रेडियस वृत्त की, जो उसी तार को मोड़कर बनाया गया है। वृत्त का जो वृत्त की जो परिधि परिमाप होता है 2πr, ठीक है। तो इस 2πr को 88 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो जो कि 14 सेंटीमीटर आएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, काफ़ी टाइम, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसको देख लीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको करवाया है। देखो 10 की 22 इधर है, इधर 10 की 20 पावर है, ठीक है, नीचे भी 10 की 20 पावर है। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, कॉमन क्या ले लूँ, 10 की पावर 20, ठीक है। अब इधर 10 की पावर 22 थी,
10 की पावर 20 मैंने उसमें से बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या रह गया 10 की पावर 2। ठीक है, इधर 10 की 20 कॉमन थी, वो चली गई, सिर्फ एक रह गया। और इसके भाग में क्या है 10 की पावर 20। ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि 100, साथ में एक ऐड कर दोगे तो इसका उत्तर आ गया 101, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पता लग गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 1 मीटर स्क्वायर में आपने मिलीमीटर स्क्वायर बताने हैं कि कितने होते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू इधर बतानी है एक्स की जगह। तो मैं बता दूं कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है, तो ये तो आसान ही सवाल था कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से इसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बोला गया है, एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है। कितने साल छोटी है 28 साल। ठीक है, और दोनों की आयु का जोड़ 50 है, तो लड़की की आयु होगी। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ही शॉर्ट ट्रिक से करना है, एक्स मान के करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 50 के फैक्टर ढूंढ लीजिए, जिनके अंतर कितना होना चाहिए 28 का। तो सबसे पहले आप यही सोचोगे कि एक 22 और एक हो गया 28, दोनों का जोड़ हो गया 50। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने नहीं। इनके बीच में अंतर भी चेक करो ना कितना है, 28 का अंतर थोड़ी है, 22 और 28 50 होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या है अंतर, बिल्कुल भी 28 का नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन से चलिए, 11 का एक जोड़ा और क्या बनेगा ताकि 50 बन जाए। मान लिया मैंने यहाँ x है इजिकल टू 50, तो ये x, ये 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 11 कितना रह गया 39। अब देख लीजिए, एक 39 है एक 11 है, इनके बीच में अंतर 28 नहीं 28 है ना, तो चेक कर सकते हैं। 9 में से एक गया 8 और 3 में से एक गया 2, तो फैक्टर क्या बनेंगे 39 किसकी आयु होगी पिता की। ठीक है, और लड़की की आयु कितनी होगी 11, दोनों के बीच में 28 वर्ष का अंतर है। ऐसा स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है। पिता 39 साल का है तो लड़की 11 साल की है, होगी 28 साल छोटी, दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा 50। ये क्वेश्चन था, पजल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको एक्स मान सकते हैं, लड़की की एक्स मानते पिता की, फिर उसमें 28 और जोड़ देते, तब भी ये हो जाना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बड़े ही आसान तरीके से आपको करवाएंगे। ठीक है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई आर स्क्वायर है तो उसका परिमाप होगा। यानी कि क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम एरिया और परिमाप को सर्क्यूम्फरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इनकी शॉर्ट फॉर्म, सर्क्यूम्फरेंस होता है यानी कि सी से हमने इसको डिनोट कर लिया, यानी कि इसको परिमाप। ठीक है, क्या होता है किसी भी वृत्त का परिमाप, वो होता है उसकी परिधि ही होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये इक्वल दिया है, एरिया होता है ए से डिनोट कर लिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है किसी भी वृत्त का, होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से चेक करिए, मैं यहाँ से सी की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू यहाँ दोनों ओर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सी अपॉन 2 पाई सी के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आर की। ठीक है, यहाँ से फिर आर की वैल्यू निकाल लेते हैं ए, तो यहाँ से ए के नीचे आ जाएगा पाई, और यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू आर स्क्वायर की। देखो इधर आर की वैल्यू आई है, इधर आई है आर स्क्वायर की। ठीक है, तो मैं दोनों साइड इक्वल कर लेता हूँ, तो इसको भी आर स्क्वायर बना देता हूँ, यानी कि इसको मैंने आर बना दी, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर ही रहेगा, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारी क्या है इक्वल आ गई, यहाँ से क्या इक्वल आया हमारा सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से आर की। ठीक है, अब देखो हमने परिमाप निकालना है, सी स्क्वायर हमने निकालना है, बाकी वैल्यू दी हुई है, तो एस टी पुट कर लीजिए सी पाई ई। ठीक है, ए की वैल्यू कितना, एरिया कितना दिया, क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 41 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
और नीचे हम क्या कर लेते हैं, पाई जो है एज इट इज वैल्यू पुट कर लिया हमने। सी की वैल्यू हमने निकालनी है, 4 पाई एज इट इज पुट कर लिया। ए की वैल्यू 81 दी है, वो हमने इधर पुट कर ली। और नीचे पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इधर ये रह जाएगा अकेला, यानी कि सी स्क्वायर। जब मैं इसके साथ गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 324 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी जब मैं इसके साथ इसकी गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अकेले सी की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये होता है 18 का, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। पाई का स्क्वायर, जब मैं एक यहाँ स्क्वायर है तो अकेली पाई आ जाएगी, यहाँ आर स्क्वायर है तो अकेला आर आ जाएगा। तो हमारा परिमाप या परिधिवृत्त की क्या हो जाएगी, 28 पाई आर, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, दोबारा मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो देखो सी परिमाप या परिधि वृत्त की कितनी होती है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं आर की वैल्यू इक्वल कर लेता हूँ, तो ये 2 पाई जो है परिमाप या परिधि के नीचे चला जाएगा। इधर से आर की वैल्यू आ गई, इधर से ए है तो इधर से भी मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, पर यहाँ आर की वैल्यू आई है अकेले, यहाँ आर स्क्वायर की। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने इधर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये सी का स्क्वायर हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू आ गई इक्वल, सी स्क्वायर ए 4 पाई आर स्क्वायर पाई, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, एरिया की वैल्यू आपको देगी है, मैंने पुट कर दिया। कट आउट करने के बाद ये आया सी स्क्वायर इक्वल टू 324 पाई आर स्क्वायर। 324 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 पाई आर इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसको भी बड़े आसान तरीके से करेंगे, एक्स वगैरह नहीं मानेंगे। किसी स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं 200, ठीक है। अब आगे पढ़ते जाइए रकम को और स्टेटमेंट बनाते जाइए। प्रत्येक 5 में से 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। मान लिया 5 कैंडिडेट टोटल हैं, उसमें से 3 जो है क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ठीक है। 2 जो है कुछ और गेम खेलते हैं या कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है। यदि 5 का एक ग्रुप है, उसमें से 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 2 कुछ और गेम खेलते हैं या कुछ नहीं भी खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 200। टोटल स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं 200, ठीक है। 200 के अंदर मैं 5-5 के ग्रुप बना लेता हूँ, यानी कि 200 को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितने ग्रुप बन जाएंगे, 5-5 के 40। समझ में आया। 200 विद्यार्थी थे, 5 से जब मैंने भाग दे दिया, क्योंकि 5-5 के ग्रुप हमने 200 के बनाने हैं, तो हमारे पास 40 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। ग्रुप कितने बन गए हमारे अनुसार, 40 बन गए, यानी कि 5-5 के ग्रुप बना दिए हमने 200 के, तो 40 ग्रुप बन गए, ठीक है। एक ग्रुप में कितने क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 3, ठीक है। तो मैं 40 को किससे गुणा कर दूंगा, 3 से, यानी कि 120 बच्चे जो होंगे 200 में से वो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे कितने, 2, यानी कि 2 5 में से खेलना पसंद नहीं करते, तो मैं 40 की 2 से गुणा कर दूंगा। तो 80 कैंडिडेट 80 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। 5 का पहले 5 में 3 दिए, 2 खेलते नहीं है, तो मैंने ग्रुप बना लिए, 40 ग्रुप बन गए। 40 में जो है 3-3 पर ग्रुप से 3-3 बंदे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 40 ग्रुप से एक ग्रुप से 3 बंदे क्रिकेट खेलते हैं, तो 40 से कितने खेलेंगे, 120। नहीं खेलते 2, तो 40 ग्रुप से 2 बंदे जो हैं एक ग्रुप से नहीं खेलते, तो 40 दूनी 80, ऐसे टोटल 40 ग्रुप के अंदर 80 ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। बड़े आसान तरीके से किया है, आशा है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देख लीजिए। एक ट्रेन 1500 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है। यह 2500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है चैनल पर डाल रखी है इनकी वीडियो, जो आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। कोई एक्स नहीं मानना है, कोई किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही मैंने करवाए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ट्रेन का ज़रूर आता है, तो आपका नेक्स्ट जो HP टेट है उसके अंदर भी ज़रूर आएगा। तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। जो आपको घंटे की स्पीड दी गई है पर हावर की, पर घंटे की स्पीड दी गई है, उसको आपने किस में बदलना है, सेकंड में। तो 40 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में, यानी कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर,
और 40 किलोमीटर यानी कि 40 गुणा 1000, 40,000 मीटर हो जाएंगे, डिवाइड बाई 1 घंटे में सेकंड होती है 3600, ठीक है। मीटर पर सेकंड होती है यूनिट, और किलोमीटर पर हावर होती है यूनिट, ठीक है। किलोमीटर पर हावर से मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट किस में दी है, मीटर में, और मीटर के साथ क्या होता है हमेशा, सेकंड, इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, पूरी की पूरी को, ठीक है। यहाँ से मैं 1 सेकंड की जो है दूरी निकाल लूँगा कि ट्रेन 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया आपका 400/36, ठीक है। तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, ये हो गया 200/18, 18, और शॉर्ट कर लीजिए 100/9, यानी कि वो 1 सेकंड में, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चली जाएगी, 100/9 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी चली जाएगी, 100/9 मीटर पर सेकंड। इसको शॉर्ट और मत करो क्योंकि आगे ये कट आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से निकाल ली दूरी कितनी, 1 सेकंड की। 1 सेकंड में ट्रेन जो है, 1 सेकंड में ट्रेन जो है 100/9 मीटर चली जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए पजल होने वाली बात कहाँ पर है, कि एक ट्रेन जो है 1500 मीटर लंबी है। ये मान लिया कोई ट्रेन है, ये वाली, ठीक है। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है, 1500 मीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ठीक है। यहाँ से जो है कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू होता है, यहाँ से ये लंबे वाला, और यहाँ तक जो है ये प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन यहाँ से एंट्री करना शुरू कर देगी, ये पूरा का पूरा जो है प्लेटफॉर्म को इसने पार कर लिया। इसकी लंबाई कितनी है, 2500 मीटर। देखो अब यहाँ से यहाँ तक जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें 2500 मीटर दी है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर है तो 2500 मीटर पूरी दूरी तय कब कर लेगी, जब देखो ट्रेन ने यहाँ से एंट्री शुरू की थी, अब यहाँ पर उसका इंजन पहुँच गया तो पार थोड़ी हुआ स्टेशन, तो वो आगे चली जाएगी। जब लास्ट डब्बा है ट्रेन का, वो जो है लाइन पे लास्ट में आ जाएगा प्लेटफॉर्म की पे, तो वो यहाँ चली जाएगी। लास्ट जो है पूरी से बाहर निकल चुकी होगी तभी प्लेटफॉर्म जो है पार होगा। तो बाहर कब निकलेगी, जब वो 1500 मीटर और आगे चली जाएगी, यानी कि खुद की लंबाई के आगे चली जाएगी। तो खुद की लंबाई उसकी कितनी है, 1500। जब यहाँ पर लास्ट डिब्बा उसका पहुँच जाएगा, प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएगा, तभी प्लेटफॉर्म पार माना जाएगा, और तभी तक ट्रेन कहाँ जा चुकी होगी, खुद की लंबाई के इक्वल आगे जा चुकी होगी। तो 1500 टोटल लंबाई कितनी होगी, यहाँ से एंट्री शुरू की थी, यहाँ ट्रेन पहुँच गई, तभी स्टेशन जो है पार हुआ। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2500 और 1500, टोटल दूरी ट्रेन ने कितनी तय की, 4000 मीटर, ठीक है। कितनी तय की, 4000 मीटर, और 4000 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड में ट्रेन हमारे कितनी जाती है, कितनी जाती है, 100/9, ठीक है। और 4000 मीटर कब जाएगी, तो ये हो जाएगा, थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, यानी कि 4000 मीटर की दूरी तय करनी है। हमने क्या निकालना है, उसका टाइम निकालना है, कितना टाइम लेगी, तो कुल दूरी बटे कुल चाल, चाल उसकी कितनी है 1 सेकंड में, 100/9, 9 था वो नीचे था, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 9 चौका 36, 360 सेकंड आ गई, ठीक है। लेकिन हमारी जो यूनिट दी है वो मिनट में दी है, तो 360 सेकंड के डिवाइड बाई मैं क्या कर देता हूँ, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60, तो कट कर लीजिए, छिक छिक 36, 6 मिनट लगेंगी ट्रेन को पार करने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ आ गया होगा। देखो यहाँ से हमने निकाल ली 1 सेकंड की दूरी, 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ट्रेन 1500 मीटर लंबी थी, 2500 मीटर रेलवे स्टेशन उसने पार किया। 2500 पार कब होगा, जब वो पूरी आगे निकल जाएगी, यानी कि खुद की दूरी के आगे निकल जाएगी, यानी कि 2500 प्लस 1500, टोटल 4000 मीटर की दूरी उसने तय की है ट्रेन ने, एक 2500 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन को पार करने में, ठीक है। क्योंकि जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाएगी तभी हम रेलवे स्टेशन को पार मानेंगे, और रेलवे स्टेशन से बाहर कब निकलेगी, जब वो खुद की दूरी के आगे इक्वल चली जाएगी, ठीक है। तो 4000 मीटर की दूरी रेल ने तय की उस 2500 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में, ठीक है। तो 1 सेकंड में जाती है 100/9, तो 4000 में कितनी जाएगी, डिवाइड बाई 100/9, ये 9 जो है नीचे की बजाय ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड बाई डिवाइड होता है तो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से 360 सेकंड आ गया, हमारी यूनिट दी है मिनट में, तो 360 जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसको 60 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 6 मिनट लगी उसको पार करने में, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119,
और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आया है, सेम ऊपर वाले की तरह जैसे हमने किया है। 72 किलोमीटर बोला है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में आपने बताना है। 72 किलोमीटर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में 1 हावर में होती है 3600 सेकेंड। ठीक है, ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है वो मैच कर लो। ऑप्शन नंबर ए के अंदर है 72 गुणा 1000 बटे 3600। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, और ये एज इट इज रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग। इस जो आपका जुलाई में HPJPT टेट हुआ है उसके अंदर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो आपको जो है 2014 तक के जो है क्वेश्चन मैथ के सॉल्यूशन जो है चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर विजिट देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन मैंने बड़े आसान तरीके से सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं। अब देखो, इसका मैं क्या खोल लेता हूँ, दशमलव इसका ख़त्म कर देता हूँ। तो दशमलव का नाम का 1, उसके पीछे जितने भी डिजिट है उतनी जीरो लग जाएगी, 1 2 3। दशमलव का नाम का 1 आ गया, 3 डिजिट है तो इसके पीछे लग गई 3 जीरो। ठीक है, भाग। ठीक है, सेम एज इट इज ऊपर वाले का ख़त्म कर लिया है। दशमलव का नाम का 1 है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो। ठीक है, अब इसको खोलना है। अगर मैं इसको यहाँ गुणा का निशान चेंज कर देता हूँ तो ये वाली रकम जो है पलट जाएगी, यानी कि 2001 डिवाइड बाय 1000, गुणा का निशान आ जाएगा तो ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कट गया। जब इसको आप भाग दोगे यानी कि यहाँ आ गया 2001 बटे 3। जब आप इसको भाग दोगे 3 छिके 18 बच गया, 2 3 छिके 18, फिर 2 3 7 21। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया और ऐसा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो हमने टोटल जो है कंप्लीट कर लिए एक मैथ के सॉल्यूशन है। जो 30 क्वेश्चन आपके आते हैं पर वीडियो 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी तो आप विजिट कर देख सकते हैं चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो आपके पास आ जाएंगी। और जो है साइकोलॉजी की सीरीज भी चली हुई है चैनल पर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कैसे लगी आपने ज़रूर बताना है। किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।